ओके। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और वो 2 साल पहले मैंने एक क्लास ली थी लाइव। पिछले साल नहीं ली थी लाइव, रिकॉर्डिंग मिल रही थी सबको। तो 2 साल बाद मैं एक क्लास लाइव ले रहा हूँ। सौर विज्ञान का जो वर्कशॉप है, इसमें आपको बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, कि एडवांस टॉपिक्स भी इसमें कवर हो जाए। अभी क्या है कि ईश्वर विज्ञान में एक्चुअली हम लोग, आज जो पहले दिन है, आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। टोटल 10 घंटे की क्लास है। कोशिश करूंगा मैं कि निपट जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से 10 घंटे में। ओके। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम के साथ। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम सभी। अ उमा, इस तरह से दीर्घ उच्चारण करेंगे। अ, 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 तो विज्ञान के आज के वर्कशॉप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हम लोग जानेंगे आज की स्वर विज्ञान क्या है, ताकि आप निर्णय ले सकें कि यह क्लास कितनी उपयोगी होगी। यह मूलतः जो है, हमारे जो 3 स्वर है उस पर आधारित विज्ञान है। और माँ पार्वती और शिव जी के बीच में संवाद है, डिस्कशन है। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी चीज को समझाने का। जैसे एक व्यक्ति जब लेक्चर दे रहा है ना, तो आप उसको वन वे सुनते हैं, लेकिन आपको सवाल नहीं करते। आपके मन में सवाल रह जाते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, ठीक है, और फिर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। ये कन्वर्सेशन जो है ज्यादा समझने में मदद करता है कोई किसी भी टॉपिक को। जैसे आजकल पॉडकास्ट का बहुत चलन है। दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लोग उसको सुनते हैं। पॉडकास्ट कहते हैं इसको। इसकी रिकॉर्डिंग करके लोग शेयर की जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। तो उसी तरह से ये एक पॉडकास्ट, ठीक है, कन्वर्सेशन, और बहुत ही पॉपुलर है। और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ संवाद के रूप में ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक संवाद है। उसी तरह से स्वर का जो विज्ञान है,
उसकी जो प्राचीन पुस्तक है शिव स्वरोदय, मतलब स्वर का उदय होना, तो वो भी एक संवाद है, कम्युनिकेशन। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, मेरे पर कृपा करके सर्व सिद्धिदायक ज्ञान करिए, मतलब एक ऐसा नॉलेज बताइए हमको जिससे सभी सिद्धियां हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे चल रहा है, मतलब स्थित है, मतलब वर्तमान में कैसा है ये यूनिवर्स जो है, कैसे जनरेट हुआ, वो किस तरह से चल रहा है, और इसका प्रलय कैसे होता है, इसका अंत कैसे होता है। ऐसा कोई नॉलेज है जो इन सबको डिफाइन कर सके तो बताइए। और इस थ्योरी को बताइए। महादेव जी बोले कि तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, एलिमेंट जो है उससे इस यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, इसी से इसका पालना होती है, मतलब इसी तत्व से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है, और इसी से इसका विनाश होता है, और तत्व से ही जो है इस ब्रह्मांड का विनाश भी हो जाता है। ये तीनों होता है, मतलब जनरेशन होता है, जनरेट करना और कंटिन्यू करना और फिर डिस्ट्रॉय करना। ये तीनों चीजें जो हैं किससे होती हैं, तत्व से। ये भगवान से जो है कहते हैं माँ पार्वती। जो निराकार प्रभु महादेव हैं उनसे आकाश उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये जो निराकार शिव है या निराकार महादेव, तो शिव का एक रूप जो है हम देखते हैं सशरीर, और एक शरीर जो मतलब कि हम लोग जो देख रहे हैं जिसकी तस्वीर बनती है, लेकिन एक निराकार शरीर है, मतलब कि उनका कोई आकार नहीं। उन्होंने सबसे पहले जो है तत्व उत्पन्न किया, आकाश, मतलब कि स्पेस, सबसे पहले उन्होंने स्पेस क्रिएट किया। अब स्पेस में मोशन उत्पन्न हुआ, स्पेस में गति उत्पन्न हुई, जिसको वायु कहा गया। वायु से फिर फायर एलिमेंट जो है हीट जनरेट हुआ, और हीट से जब भी हीट जनरेट होती है तो उसके बाद जल का निर्माण हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इन पांच तत्वों से मतलब किसने सृष्टि की, निराकार शिव ने, मतलब शिव का जो निराकार रूप है उन्होंने ये सृष्टि की, और ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये पांच तत्व हुए, और इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और अंत में सब इसी में विलीन हो जाएंगे, मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर विलीन हो जाएंगे, फिर से स्टार्ट होगा, फिर से विलीन हो जाएंगे। तो एक बिग बैंग का नाम आपने सुना होगा, एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद पूरी सृष्टि उत्पन्न, और वो फैलती गई, अभी तक फैल रही। लेकिन क्या होगा, ये अभी फैलना जिस तरह से फैल रहा है, ठीक है, जिसे बिग बैंग कहा गया था, तो बिग बैंग से जो है एक पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो धीरे धीरे जो है यह स्पेस जब फैलता जाएगा, ब्रह्मांड फैलता जाएगा, इसको यूनिवर्स कह रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसकी गति जो फैलने की स्लो होगी, और जब स्लो होगी तो वापस ये जो है सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, और फिर सिकुड़ के उसी बिंदु पे चला जाएगा। उसको कहते हैं बिग क्रंच। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उसको बिग बैंग कहते हैं, और जब वो फिर से सिकुड़ जाता है तो वो बिग क्रंच कहलाता है। इस तरह से एक यूनिवर्स जो है उसका बनना और बिगड़ना होता है, और इस तरह से कई सारे जो है यूनिवर्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में हैं वो एक बिग बैंग का प्रतिफल है, और इस तरह के बिग बैंग मतलब कि होते रहते हैं, मतलब सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बिग बैंग और बिग क्रंच होता रहता है। तो यही जो है महादेव बताते हैं। और यही पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनी है, पूरा यूनिवर्स बना है, मल्टीवर्स भी बना है।
मल्टीवर्स क्या होता है कि एक ब्रह्मांड जो है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पूरी मतलब एक ब्रह्मांड है, तो एक बिग बैंग से जो तैयार हुआ एक ब्रह्मांड हुआ। लेकिन इस तरह से बहुत सारे बिग बैंग हुए हैं, इसलिए हमें विज्ञान ने आज एक थ्योरी दी है मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स की थ्योरी बस यही। अब शरीर जो है हम लोग का 5 तत्वों से बना है। इस शरीर में जो है 5 तत्व घुले हुए, और यही तत्व जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। जब व्यक्ति सांस लेता है तो ये तत्व जो है सांस के साथ उनका उदय होता है। मतलब कि हमारी जो सांस है, जो हम लेते हैं, तो उसमें ये तत्व समाये हुए होते हैं। और ये तत्व जो है भी बनते और बिगड़ते हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और फिर बिग बैंग और बिग क्रंच होता है, उसी तरह जो एलिमेंट्स हैं, तो ये 5 तत्व कहे गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस सभी के सभी हमारे सांसों में होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये तत्व होते हैं। और कोई तत्व बनता है, कोई बिगड़ता है, मतलब कि तत्व आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी एक आकाश तत्व आ गया, अभी आकाश तत्व है, फिर उसके बाद वायु आ जाएगा, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी। इस तरह से आपकी सांसों में, जो आप सांस लेते हैं, उसमें ये 5 तत्व होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। और इनके बनने की प्रक्रिया ही उदय, इन तत्वों का उदय या फिर स्वर का उदय कहलाता है। मतलब कि हम जो सांस ले रहे हैं, उसमें जो तत्व हैं, उनके डेवलपमेंट, उदय मतलब यहाँ क्या हो, डेवलपमेंट, ये जो प्रक्रिया है, एक तत्व से दूसरे नए तत्व के निर्माण की प्रक्रिया है, यही स्वर का उदय है, यही स्वरोदय कहलाता है। स्वर का ज्ञान सारे ज्ञानों में उत्तम है। मतलब कि यह जो ज्ञान है, जितने भी ज्ञान है, उनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है। इसमें जितने भी वेद हैं सभी समाहित हैं आपके स्वर में, जितने भी शास्त्र हैं वो अभी आपके स्वर के ज्ञान में समाहित है। और जो जितने भी कलाएं हैं, जैसे जाना संगीत नहीं हुआ, है तुम्हें? ये सभी जो है इसमें समाये हैं। हर जगह यही तत्व है, यही स्वर है। और जो सृष्टि करता है, जो महेश्वर, जो वो साक्षात जो है स्वर ही, स्वर स्वरूप ही है। मतलब वो तत्व उनसे उत्पन्न होता है, वो स्वर का ही अब स्वरूप माने जाता है। स्वरूप मतलब स्वर रूप। और इससे बेटर नॉलेज नहीं होता। इससे बेटर नॉलेज क्यों नहीं होता? उसका कारण ये होता है कि कोई भी ज्ञान जो है, आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी आपके काम आता है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन आप इंजीनियरिंग का ज्ञान आपके पास नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, तो फिर ये जब प्रैक्टिस आपने की नहीं, प्रैक्टिकल किया नहीं है, फिर ये इंजीनियरिंग का ज्ञान आपके काम आने वाला नहीं। ठीक। तो क्या ऐसा कोई ज्ञान है कि बिना प्रैक्टिस के भी चल जाता है? तो ये कहा जाता है कि
स्वर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने से ही ये काम में आ जाता है, इसका फल मिलता है। सभी ज्ञान को जो है डिस्कस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन यह ज्ञान है, अगर आप इसको केवल जान लेंगे तो भी आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सांस तो आप लेते ही हैं, सांस तो आप लेते ही, उसका ज्ञान नहीं। मतलब आप प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया है, तो आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब की जानकारी की जरूरत है। ठीक है। तो यह जानकारी आपको मिल जाएगी, तब वो ये ज्ञान आपका पूर्ण हुआ। मतलब बाकी जगह होता है क्या है कि आप एक थ्योरी पहले सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसको संपूर्ण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। इस ज्ञान को संपूर्ण करने के लिए आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है। बस यही ना, नहीं तो प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो यह विज्ञान केवल जान लेने से फायदा होता है। यह विज्ञान केवल जान लेने से भी फायदा होता है। इस विज्ञान में हम मुख्यतः क्या जानते हैं, तीन नाड़ियों के बारे में जानते हैं। हालांकि नाड़ी केवल तीन नहीं, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन मुख्य रूप से तीन नाड़ियों पर भी काम किया जाता है। ठीक है। तो वो तीन नाड़ियों के बारे में हम लोग अभी इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसको समझते हैं क्या है क्या नहीं। स्वर विज्ञान, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एस्ट्रल बॉडी लाइक nerve system in which energy flows in the form of prana through hundreds of channels called नाड़ीज। नाड़ी जो है उसका अध्ययन करते हैं, इस विज्ञान में नाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तीन नाड़ियों की बात हो रही। तो नाड़ी का मतलब क्या है? नाड़ी का मतलब है, आप इसको नदी से कंपेयर कर सकते हैं, एक झरना से कंपेयर कर सकते हैं। तो नाड़ी शब्द का जो सात्विक अर्थ है वो है झरना। झरना, एनर्जी का झरना, एनर्जी के चैनल, एनर्जी का झरना है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो है एनर्जी के चैनल्स, जिनमें एनर्जी बहती है। हमारे शरीर में एनर्जी बहती है, जिस कारण से हम लोग जीवित हैं। यह ऊर्जा प्राण ऊर्जा का है। यह ऊर्जा हमारे सभी चैनल में बहती। ठीक है। हम लोग एक्यूपंक्चर में जिस चैनल की बात करते हैं, वो चैनल भी इसी का हिस्सा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऊर्जाओं की, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड योगा, योगा और आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट ऑल लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ रेगुलेशन कॉल्ड प्राण। हम सभी के शरीर में प्राण, प्राण जब है तो जीवित है, शरीर से प्राण निकल गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो शरीर को चलाने के लिए प्राण चाहिए। ठीक है। दिस प्राण फ्लो थ्रू दिस नाड़ीज दैट अलाउ इट टू सर्कुलेट इट थ्रू द बॉडीज। तो ये जो नाड़ियां हैं उसमें ये प्राण बहता है। मतलब कि प्राण एक जगह स्थिर नहीं होता, वो चलता रहता है। और जो चलता है तो उसके रास्ते बनेंगे, उसके, ठीक है, रास्ते बनेंगे। और ये रास्ते चैनल्स कहलाते हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, उनको नाड़ी करें। वहां पर एनर्जी फ्लो पाथ को हम लोग चैनल कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, नाड़ी। दिस वर्ड नाड़ी डजेंट मीन नर्व।
ये हमारे शरीर में नसें होती है, नर्व्स होती हैं, ये वो नर्व नहीं। इट मीन द पाथवे इन विच प्राण फ्लोज इन द सिस्टम। हमारे शरीर में जो एनर्जी फ्लो का जो पाथ है वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। दिस एनर्जी फ्लो थ्रू प्राणायाम। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे कोष हैं, पंच कोष की साधना जब हम लोग करते हैं, ठीक है, ये कोष भी इसी एनर्जी, देखिए, चक्र, कोष, चैनल्स, नाड़ियां, ये सभी एनर्जी के फ्लो के रास्ते, इनमें एनर्जी फ्लो करती है। अलग अलग तरह का विज्ञान जो है इन्हें पढ़ता है तो अलग अलग प्रिडिक्शन देता है, लेकिन ये क्या है? ये एनर्जी के फ्लो का रास्ता, एनर्जी के फ्लो का रास्ता है। ठीक। हमारे जो पांच कोष है उसमें से एक है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष संबंधित है हमारी इस प्राण ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा के रेगुलेशन से। ठीक है। अब जो है, तीन जो नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मतलब नाड़ियां बहुत सारी, उसमें से तीन नाड़ियां जो हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, एक डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। हम लोग इस स्वर विज्ञान में उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो है, ये एक एनर्जी का जो रास्ता है ना, जो दिख रहा है आपका, इससे एनर्जी बह रही है। ये डीएनए के जैसा एक स्ट्रक्चर, सेम लाइक डीएनए, दिस इज स्ट्रक्चर। ओके। और ये डीएनए के जैसा जो स्ट्रक्चर है बन रहा है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा, हम लोग यहाँ पर उसी का अध्ययन करते हैं। ये तीन नाड़ियां सर्व प्रमुख हैं, लेकिन इतनी ही नाड़ियां नहीं, केवल इतनी ही नाड़ियां नहीं। ठीक है। शिव संहिता के अनुसार जो है, हमारे शरीर में 3,50,000 नाड़ियां, अलग अलग ग्रंथों में इसकी संख्या अलग अलग बताई गई। ठीक है, शिव संहिता में ये जो है 3,50,000 नाड़ियां कही गई हैं। ठीक है। और प्रपंच सार तंत्र में जो है ये 3 लाख कही गई है। ठीक है, प्रपंच सार में ये 3 लाख कही। ठीक है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आपको ये गिनती बताई जाती है 72,000 नाड़ियां, वो आया है हठ योग प्रदीपिका से। ठीक है। और यह जो है यहाँ पर मूलाधार को सोर्स बताया गया कि वहां से सभी नाड़ियां निकलती हैं। ठीक है। इसमें 14 नाड़ियां प्रमुख है, और उसमें भी 3 नाड़ियां सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है, सबसे ज्यादा काम होता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, दीपा जी? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस या नो लिखिए। आ रही है ना? ओके, थैंक यू। अपना जो है चेक कर लीजिएगा। तो नाभि के नीचे, एक्चुअली मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर, 14 नाड़ियों का एक गुच्छा है। ठीक है, जिसमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हम लोग जो बात करते हैं स्वर विज्ञान की, तो मुख्यतः यह 3 नाड़ियों की बात होती है। बाकी 14 नाड़ियां भी हैं। ठीक है, लेकिन यह 3 नाड़ियों में ही हो हो जाती है मेकअप। और ये 3 नाड़ियों को मिलाकर त्रिविध नाड़ी कहलाती है। त्रिविध नाड़ी। ओके। प्राण जो है इन नाड़ियों में बहते हैं। प्राण इन नाड़ियों में बहते हैं। तो हमारे शरीर में जो वायु है
ऊर्जा है वह 5 तरह के प्राण में डिवाइडेड है। एक उदान है, जिससे हमें थिंकिंग करने की पावर मिलती है। प्राण है, जिससे हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। शमान है, व्यान है, अपान। ठीक है। तो ये थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम लोग प्राण के बारे में अगर जान लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राण को ही जाने होंगे। प्राण इज डिवाइडेड इनटू 5 सेपरेट फॉर्म। दिस वाइटल फोर्स ब्रीथ लाइफ इनटू आवर बॉडी। ये प्राण ऊर्जा जो है, जो हम सांस लेते हैं, ये मुख्यतः 5 हिस्सों में बटी हुई है। प्राण, जो प्राण की बात करते हैं वो हार्ट में लोकेटेड होता है, और यह जो है निगलने में और सांस लेने में हमें हेल्प करता है। तो प्राण वायु का मतलब क्या है? वो रेस्पिरेशन में जो हार्ट और लंग्स का रीजन है उसमें वो काम करता है। इसी में इसोफेगस भी आता है, फूड पाइप। तो निगलने के लिए भी हमें प्राणवायु की जरूरत पड़ती है। अपान, अपान जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से लोकेटेड है, जो एनस, रेक्टम और जो उत्सर्जन तंत्र है उसके लिए बना हुआ है। ठीक है। तो उसको जो हेल्प करता है एक्सक्रीट करने, मलमूत्र को उत्सर्जन करने में अपान का रोल है। समान, ये आपकी जठराग्नि से कनेक्टेड है। समान आपकी जठराग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। समान वायु कमजोर होने से व्यक्ति की भूख प्रभावित होती है, पाचन प्रभावित होती है। उदान, थ्रोट रीजन। ठीक है। थ्रोट से ऊपर का जो हिस्सा है, तो उदान है। ठीक है। यह स्पीच से जुड़ा हुआ है, और मन में जो प्रक्रिया होती है, दिमाग में जो होता है, दिमाग में जैसे सोना हुआ, जागना हुआ, या फंक्शनिंग हुई, ये उदान से प्रभावित होती है। ठीक है। तो हेड का जो रीजन है, गर्दन से ऊपर का रीजन, उसमें जो भी है वहां पर उदान होना चाहिए। उदान वायु कमजोर होने से वो सही से फंक्शन नहीं कर। व्यान, व्यान जो है पूरे बॉडी में मूव करता है। ठीक है। ये प्राण वायु और अपान वायु को कंबाइन करता है। ये है पूरे बॉडी में। ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ घूमता है, ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ सर्कुलेट करता है। ठीक है। जो लिम्फ हमारे पूरे शरीर में घूमता है, ये उसको भी रेगुलेट करता है, और डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब शरीर से उसको बाहर निकालने का काम करता है। जो हमारे शरीर में भोजन करने के पश्चात जो आ, उसको क्या कहेंगे, जहर, टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, वो जो है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। पसीना शरीर में कहीं भी आ सकता है, लिम्फ पूरे शरीर में है, ब्लड पूरे शरीर में है। तो व्यान जो है सबका कोऑर्डिनेटर है, जो पूरे शरीर में होता है। अब इसके पहले वाली जो तस्वीर थी उसमें इसको आपने देखा था। ठीक है। उदान, हाइड्रोजन में ऊपर ब्लू वाला जो है, प्राण लंग्स और हार्ट में, इसोफेगस में। समान डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। व्यान पूरे शरीर में, और अपान जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है। तो ये 5 तरह के प्राण होते हैं, और 14 तरह की नाड़ियां। ठीक है। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। जिनको स्टडी करना होगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी ये 14 नाड़ियां, 5 प्राण हैं, 14 नाड़ियां। इसमें से जो
सबसे प्रमुख हो गया पिंगला। अच्छा, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। ठीक है, इसके अलावा अलम्बुसा नाड़ी है, गांधारी है, हस्तजीवा है, कुहू है, पायस्विनी है। ये सभी नाड़ियां हैं, ये सभी नाड़ियां हैं। तो सरस्वती नाड़ी है, शंखनी है, विश्वधारा है, वरुणा है, यशस्विनी है। ठीक है, ये अलग अलग नाड़ियां हैं। इनको जब हम तीन नाड़ियों पे फोकस करते हैं तो ये सभी का काम उसी से हो जाता है। इसलिए तीन नाड़ियां अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तीन के अलावा इसी में वो समाहित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ईड़ा नाड़ी। ठीक है, और यह एक फेमिनिन एंड कूल एनर्जी। ईड़ा जो है, जब आप सांस लेते हैं तो बाई नाक के छेद से जो हवा जाती है, बाई नाक के छेद से जो हवा जाती है, ठीक है, वो ईड़ा है। मतलब आपके नाक के बाएं छेद से, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो हवा बाहर निकल रही है अंदर जा रही है, यह स्वर जो है ईड़ा स्वर कहलाता है, या ईड़ा नाड़ी कहलाता है। ठीक है, अब जो है, इट स्टार्ट्स एट द मूलाधार, बेस चक्र एंड्स एट द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ये खत्म होके यहाँ से मूलाधार पे जा रही है। तो मूलाधार और नॉस्ट्रिल को जोड़ती है, और इस तरह से मतलब कि सांप की तरह मूव करते हुए जाते हैं, सीधे नहीं जाते, मूव करते हुए। ठीक है, तो यह जो है मूलाधार चक्र सिस्टम। ठीक है, और ये हमारी मून एनर्जी के साथ, कौन सी एनर्जी? मून एनर्जी, है ना। ईड़ा नाड़ी जो है हमारी मून एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करता है। ईड़ा नाड़ी कहाँ से? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और मूलाधार चक्र को जोड़ता है। ठीक है, और ये स्पाइन का लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ऐसे तो मूव करते हुए जाता है एक कुंडली मारते हुए, लेकिन ये यहाँ से मूलाधार चक्र से लेफ्ट की ओर स्टार्ट होता है, फिर ये इस तरह लेफ्ट में ही जाके बनता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। क्योंकि ये नाड़ी मूलाधार से बाई नाक को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, और यह हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी। ठीक है, यह जो है नाड़ी है हमारी रचनात्मकता के साथ जुड़ी थी। जब ये नाड़ी हमारी बाई नाड़ी चल रही होती है तो हम इमोशनल होते हैं। हमेशा जो है बाई नाड़ी नहीं चलती है, पहले बाई नाड़ी चलेगी, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। तो इस तरह से अल्टरनेट ब्रीथिंग होती है हमारी नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, 12 बारी से, वन बाय वन। तो उसमें क्या है, जो बाई नाड़ी है, बाई नाड़ी, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी है। जब ये हमारी नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहेगी तो हम इमोशनल होंगे, हम इंट्रोवर्ट होंगे। यह नाड़ी इंट्रोवर्सन के साथ जुड़ी है। जिस व्यक्ति का ये नाड़ी ज्यादा चलता है वो आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक है, यह मन के साथ जुड़ा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो जब यह नाड़ी चल रही होती है, ठीक है, तो मन से जुड़ी, लॉजिक नहीं, मानसिक जो चीजें हैं, वो ज्यादा होती है। ठीक है, यह नाड़ी मन को शांत रखती है। ठीक है, ये रिलैक्सेसिंग नाड़ी है, मतलब कि जब ये नाड़ी चलती है तो बॉडी रिलैक्स में। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ देखिए, तो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है किस चीज से? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी रिलैक्सेशन
की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, बात कर लेते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम, हमारे जो ब्रेन, इसके साथ जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो एक होता है पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है एसएमएस। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है ना, तब हम लोग बहुत कूल होते हैं, शांत होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है ना, तब हम लोग गुस्से में होते हैं या फिर एनर्जी में होते हैं, एक्टिविटी में होते हैं। तो या तो हम एक्टिविटी कर रहे होंगे या फिर रेस्ट कर रहे होंगे। जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस समय पिंगला नाड़ी चल रही होती है, और जब हम रेस्ट में होते हैं तो हम पीड़ा नाड़ी चल रही होती है। तो यह जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये व्हाइट कलर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ईड़ा को व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यह जब ज्यादा एक्टिवेट रहता है तो व्यक्ति तामसिक हो जाता है, मतलब सोए रहना पसंद करेगा अगर ये ज्यादा एक्टिव रहेगा तो। और फिर जो है उसको ऐसी बीमारियां होंगी जो ठंडी से होती है, जब ठंड जो व्यक्ति का बढ़ता है, ठीक है। तो यह नाड़ी एक्टिव होती है ज्यादा। ये नाड़ी ज्यादा एक्टिव होने का मतलब क्या है कि शरीर ठंडी। पिंगला नाड़ी जब एक्टिव होती है तो शरीर गर्म हो जाता है, और ये ईड़ा नाड़ी जब शरीर में चल रही होती है, जब ईड़ा नाड़ी रहेगी तो शरीर ठंडा होगा। तो ठंड से जुड़ी हुई बीमारियां ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति का ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलता है, शरीर ठंडा होता है। अब मान ली किसी को सपोज की जॉइंट्स पेन, तो बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, सर्दी खांसी बढ़ जाएगा अगर किसी का ये नाड़ी चल रही है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो है बहुत ही, आप इनको कह सकते हैं ये आध्यात्मिक लोग हो सकते हैं, शांति इनको पसंद है, ऐसे लोग जिनका ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलता है, ईड़ा नाड़ी के साथ, ठीक है। अब जो है पिंगला के बारे में बात करते हैं, ये उसका उल्टा हो जाए। पिंगला नाड़ी का होने का मतलब क्या है? दाएं नाक का छेद से सांस निकल रहा है ज्यादा। अगर आप चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि दायां या बायां कौन सा नाक का छेद से ज्यादा हवा चल रहा है, ठीक है। अगर दाएं तरफ से ज्यादा हवा चल रही है तो ये पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिवेट है। अगर बाएं तरफ से है तो ईड़ा नाड़ी, और दाएं तरफ से है तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, ठीक है। और ये भी मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है, और ये भी बायां दायां नाक पे जाके एंड करता है। तो यह स्पाइन के राइट साइड में ज्यादा होता है, ये बॉडी के ही राइट साइड।
ज्यादा होता है। ठीक है। पिंगला नाड़ी सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द स्पाइन। पिंगला नाड़ी इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, लॉट्स ऑफ क्रिएटिव। ठीक है। और ये लोग बहुत ही एक्टिव, जो पिंगला नाड़ी वाले लोग होते हैं वो बहुत ही। तो ये लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे। ये बाहरी दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले लोग होंगे, जो हमारी पिंगला नाड़ी वाले लोग होते हैं। ठीक है। हम लोग लाल कलर से भी इसको इंडिकेट करते हैं, हालांकि ये एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन सफेद और लाल दो रंगों से इंडिकेट किया जाता है। कई बार नीला और लाल रंग से भी इंडिकेट किया जाता है दोनों नाड़ियों को। इट इज एसोसिएटेड विद द सन एंड इज कंसिडर्ड राजसिक इन नेचर। तो जो नेचर जिनका ये पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट होता है, राजसिक नेचर का होता है। राजा मतलब सक्रिय। राजा कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये एक्टिविटी को शो करता है। जिस व्यक्ति का यह नाड़ी ज्यादा चलता है, तो उनका शरीर गर्म रहता है और वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ये लोग जो है अंदर, अपना अंदर झांकना उनको मुश्किल लगता है। ये जो है, इनके शरीर में हीट है, उस हीट को पचाने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं, ताकि इनकी ऊर्जा जो कहीं लग जाए। तो तीन तरह के गुण होते हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। तो तमोगुण जिनका ज्यादा चलेगा, लेफ्ट साइड वाला नॉस्ट्रल, मतलब ईड़ा, तो वो हो गए तमोगुण। राइट साइड वाला ज्यादा चलेगा तो वो हो गए रजोगुण। सतगुण तब होगा जब सुषुम्ना नाड़ी चले। ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। ये फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचता है और एक्शन के बारे में हमेशा सोचता है। ठीक है। अब जो है, ये दो तरह की नाड़ियां हुई। इन नाड़ियों के बारे में डिटेल से हम लोग आगे क्लासेस में समझने वाले कि कौन सी नाड़ी चलती है, तब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक कंपेयर किया जा रहा है हमारे लेफ्ट और राइट से। ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझिए। ठीक है। हमारा जो यह जो चार्ट है, दोनों को कंपेयर करने वाला चार्ट है। यह बताता है कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जब ब्रेन का एक्टिव होता है, तो राइट नॉस्ट्रिल चलती है। हमारे बॉडी का जो राइट पार्ट है, वो हमारे दिमाग के लेफ्ट पार्ट पर डिपेंड है। हमारा दिमाग का लेफ्ट पार्ट जो है, हमारा बॉडी का राइट पार्ट चलाता है, क्रॉस होता है। उसी तरह हमारा बॉडी का जो राइट पार्ट है, वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल। तो अगर हमारा लेफ्ट नोज से सांस चल रहा है, लेफ्ट नोज से ईड़ा नाड़ी चल रही है, इसका मतलब हमारा राइट ब्रेन, ब्रेन का राइट हिस्सा जो है एक्टिव है। 45 मिनट आधा घंटे बाद जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तो हमारे बॉडी का ये राइट पार्ट को एक्टिव, मतलब कंट्रोल करने लगेगा। जब लेफ्ट ब्रेन काम करता है ना,
तो हमारी राइट नोज से ज्यादा सांस आती जाती है। ठीक है। मतलब हमारी जो नाड़ी है, जो नाक से हम सांस ले रहे हैं, ये सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ब्रेन की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से ही हमारी सांसों की कंडीशन, जो ब्रेन की कंडीशन है। ठीक। तो इसको देखिए, कंपेयर करते हैं कि करके। तो सबसे पहले कि पिंगला जो है राइट नोस्ट्रिल चल रही है, तो पिंगला नाड़ी चल रही है। और अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो ईड़ा नाड़ी चल रही है। अब जो है लेफ्ट ब्रेन जो है पिंगला के साथ कनेक्टेड है, मतलब राइट नोस्ट्रिल के साथ, राइट नोज के साथ। राइट ब्रेन ईड़ा के साथ कनेक्टेड। अब जो है ईड़ा जो है चंद्र के प्रभाव में होता है, और पिंगला जो है सूर्य के प्रभाव में होता है। अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं, तो यांग जो है पिंगला है, और यिन जो है ईड़ा है। ठीक है। ईड़ा जब होता है तो व्यक्ति को बहुत ही नेगेटिव ख्याल आते हैं, सुरक्षा से संबंधित सवाल उनके दिमाग में चलते हैं। जब राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है तो वो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, वो लड़ने के लिए ताकत उसमें होती है। तो कोई व्यक्ति बहुत डरपोक है ना, तो आप देखिएगा उसका जो लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता है। और कोई व्यक्ति कहीं भी लड़ भिड़ जाता है ना, ठीक है, उसका राइट जो स्वर है वो एक्टिव होगा ज्यादा। ठीक है। मेंटल एक्टिविटी, जब जो है दिमाग सोचने वाला जब काम ज्यादा होता है ना, ईड़ा जब चलता है तो व्यक्ति ऐसा मानसिक काम करने में ज्यादा फोकस करता है। उसका दिमाग ज्यादा चलता है, मतलब कि मानसिक कामों में वो ज्यादा होता है। और जब गर्मी जब होती है शरीर में, पिंगला में राइट नोस्ट्रिल चल रहा होता है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है करने पर ज्यादा जोर होता है व्यक्ति का। उसमें फिजिकल एक्टिविटी करेगा ना तो अच्छे से कर लेगा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी कोई मेहनत वाला काम है ना, तो आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो चला लीजिए। और सोचने समझने का काम है, ठीक है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाइए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा है तो चला लीजिए, चल रहा है तो अच्छा है। वहीं जब राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो व्यक्ति क्या होता है, बाहरी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। एक्सट्रोवर्सन उसका, वो बाहरी चीजों के प्रति ज्यादा सक्रिय रहता है। अपने अंदर झांकने में उसको दिक्कत महसूस होगी। इंट्रोवर्स, जब लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है तो व्यक्ति इंट्रोवर्टेड हो जाता है। वो अपने बारे में सोचता है, क्या है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में। जब राइट नोस्ट्रिल चलता है, ये पिंगला राइट में है, ठीक है, और ये ईड़ा जो है लेफ्ट। तो जब एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वैसे में पिंगला चल रही होती है। पिंगला चल रही है, मतलब एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है ना। और जब ईड़ा चलेगी तो वो पैसिव हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब कोई खेल रहा है ना, उस समय अगर उसका राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चले तो ज्यादा उसको फायदा होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और खेलते समय जो है अगर लेफ्ट चलने लगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी तरह कोई रेस्ट कर रहा है तो उसका लेफ्ट अगर चल रहा है तो वो शांत होगा। और राइट चलने लगा तो वो रेस्ट उतना अच्छे से नहीं कर। बॉडी जब एसिडिक होती है तो पिंगला नाड़ी ज्यादा चलती है।
पिघला नाड़ी ज्यादा चलने का मतलब है कि बॉडी में एसिडिटी की मात्रा ज्यादा है। पीड़ा नाड़ी जब कर ज्यादा चलती है तो बॉडी अल्कलाइन ज्यादा हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमें 70% बॉडी को अल्कलाइन रखना होता है, और 30% जो है एसिडिक रहना चाहिए। ब्लड का पीएच हो या बॉडी का नीचे हो, कोई भी। तो हमें पीड़ा नाड़ी 30% चलाना है, 70%। और उसके हिसाब से ये तो समझदारी का अपना हो सकता है कि किस समय क्या चलना चाहिए। हम लोग स्वर विज्ञान में एक्चुअली क्या है ना कि किस कोई काम करें किस स्वर में करें कि वो सक्सेसफुल हो। हम जो भी काम करते हैं ना, उस समय देखिए कौन सा स्वर, क्या उस काम के लिए वो स्वर सुटेबल है। अगर नहीं है तो चेंज कर दीजिए। जैसे खेलने जा रहे हैं और आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, सुटेबल नहीं है, तो आप उसको चेंज करके राइट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप खेलिएगा तो आप अच्छा कर पाइए। ठीक है। तो अब जो है पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो दिमाग ज्यादा चलना चाहिए, शरीर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय जो है हमें क्या चाहिए, ईड़ा। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको ईड़ा की जरूरत है। और ठंड लग रही है उस समय आप राइट नॉस्ट्रल चला लीजिए, गर्मी लगने लगेगी। निरंतर अभ्यास के द्वारा आप अपने नाड़ी को आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके तरीके, सभी तरीके बताए जाएंगे यहाँ आगे की क्लासेस में। ठीक है। और डे टाइम जो है उसमें ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलती है, पिंगला ज्यादा चलती है। दिन में पिंगला ज्यादा चलती है, राइट में ईड़ा ज्यादा चलती है। कोई रात जो है वो ठंडा है, तो ईड़ा नाड़ी ठंडी है इसलिए वो जो चलती है। दिन में पिघला जो है ज्यादा चलता है, क्योंकि ये दिन का समय है, ये गर्मी का समय है। ठीक है। उसी तरह गर्मी के दिनों में आपका पिघला ज्यादा चलता रहेगा, ठंड के दिनों में पिघला ज्यादा चलती रहेगी। एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, दो तरह की चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है पिघला से, मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है हमें ईड़ा से। मैग्नेटिक एनर्जी जो है भावनात्मक एनर्जी से कनेक्टेड है। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब भावनात्मक एनर्जी जो ईड़ा से जुड़ी हुई है। अब कोई व्यक्ति, उसका शादी होना है, किसी लड़के के साथ वो डेट पर गया, तो उसका नाड़ी चलना चाहिए ताकि उसके इमोशंस चले। अब वो वहां पे लॉजिक दिखा रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग कर रहा है, तो नहीं करना। जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए जो पिंगला से मिलती है। पिंगला जब चलेगा तो व्यक्ति ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि पिंगला जो है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है ना, और लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें लॉजिकल बातें, राइट ब्रेन में इमोशनल बातें। तो किसी व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, मतलब राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होगा उसका, उस समय क्या है, वो क्या कर रहा होगा, लॉजिकल काम। जैसे मैथ बना रहे हैं बच्चे, मैथ बनाते हैं, उस समय अगर उनका लेफ्ट जो है ये बंद कर दिया जाए लेफ्ट नॉस्ट्रल, तो मैथ अच्छा बनाने लगेगा। और कोई कविता बना रहे हैं या लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो उनका राइट ब्रेन चलना चाहिए, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है चलना चाहिए। तो वो अच्छा पेंटिंग बना लेंगे, अच्छा करके दिखा देंगे। अगर कला की बात है तो राइट नॉस्ट्रल कला से नहीं, लॉजिकल से जुड़ी हुई, लॉजिक से, तर्कों से। ठीक है। तो व्हाइट जो है ईड़ा का माना जाता है कलर, रेड माना जाता है पिंगला का। ठीक है।
अब जो है ब्लैक भी मान सकते हैं ईला का, क्योंकि रात से जुड़ा हुआ है, और व्हाइट जो है दिन से जुड़ा हुआ है। तो ईड़ा जो है ब्लैक है, पिंगला जो है व्हाइट है। ठीक है, जब चंद्रमा चलता है, बढ़ता है, तो वो ईड़ा में गिनती होती है, चंद्र स्वर में। और जब चंद्रमा जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, तो फिर वो पिंगला में गिनती होती है। चांद का बढ़ना, चांद का घटना, क्योंकि चांद जुड़ा हुआ है ईड़ा से, सूर्य जुड़ा हुआ है पिंगला से। ठीक है। तो जोडिएक साइन जो है, उनको ईड़ा और पिंगला में बांटा गया है। हालांकि सुषुम्ना के लिए भी है। इसके आगे हम लोग जो है इसको समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे हम लोग, जैसे कोई सिंह राशि में जन्म लिया है, तो उसका नाड़ी जो है क्या हो, एक ईड़ा नाड़ी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय उसकी माँ की जो नाड़ी चल रही होती है वही उस बच्चे की नाड़ी हो जाती है। जब कुंडली बनती है ना, तो उस नाड़ी को कैलकुलेट करते हैं कि जब वो जन्म ले रहा था तो उसकी कौन सी नाड़ी चल रही थी, और वही नाड़ी उसके जीवन भर की नाड़ी हो जाती है। तो जो नाड़ी में व्यक्ति जन्म लेगा ना, जीवन भर उसी नाड़ी में वो घूमता रहेगा। इस तरह जीवन भर उसकी वो राशि हो जाती है, उसी राशि का प्रभाव उस पर ज्यादा रहता है। उसी तरह नाड़ी का प्रभाव भी ज्यादा रहता है। और उससे भी आगे तत्व होते हैं। ठीक है, जिस तत्व में जिस व्यक्ति का जन्म लेगा, जीवन भर उसी तत्व से संबंधित वो रहेगा। उसका व्यवहार, काम करने का तरीका, सब कुछ। पिंगला नाड़ी जो है, मतलब कि ये पूरब और उत्तर से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी का घर है, उत्तर मुखी है या पूर्व मुखी है, तो ये जो घर है, ये आ जाएगा सूर्य स्वर में, मतलब पिंगला स्वर में, पिंगला नाड़ी में। ये सूर्य स्वर का घर हो जाएगा। वहीं पश्चिम में या दक्षिण में घर का दरवाजा है, तो ये हो जाएगा पीड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर का दरवाजा। चंद्र स्वर के जो दरवाजे होते हैं, उनका अलग वास्तु होता है। ठीक है, मतलब उसके नियम अलग होते हैं। और जो सूर्य स्वर का जो होता है उसके नियम अलग होते हैं। जब वास्तु को जानेंगे हम लोग आगे कोर्स में, तो ऐसे घर को जो चंद्र स्वर वाला है, उसमें वास्तु दोष दूर करने के तरीका अलग है। और जो सूर्य स्वर का घर है, उसके वास्तु दोष को दूर करने के नियम अलग है। तो आगे हम लोग इन कोर्सेज में जानेंगे इसको। ठीक है। ठीक है। और ईड़न आने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिससे लंबा, ठीक है, इफेक्ट हो। मतलब वो स्थायी काम करना चाहते हैं। और जो पिंगला नाड़ी वाले लोग होते हैं, वो अभी उनको फायदा चाहिए, बाद में क्या होगा नहीं उनको चाहिए, अभी उनको फायदा चाहिए। तो किसी को जो है ना बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है कि नहीं हमको अभी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, तो उनका पिंगला जो है ज्यादा एक्टिव रहता होगा। ऐसे लोगों को वो स्वर बंद करके राइट चलवाना चाहिए, राइट को बंद करके लेफ्ट चलाना चाहिए। और जब व्यक्ति जो है बहुत लंबी ही सोचता है, करता कम है, सोचता ही रहता है बहुत लंबा लंबा, ऐसे व्यक्ति को ईड़ा को बंद करके पिंगला चलवाना हो। एक्सिस ऑफ एवरीथिंग बैड, दोनों में से जो कंडीशन है, जो एक्स्ट्रा है, जो जाता है, वो हमेशा नुकसानदायक। ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
और 3 दिन जो होते हैं, मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये सूर्य ईश्वर के होते हैं। तो इस दिन जब आप सुबह उठते हैं तो वो रिचुअल अलग होते हैं, और बाकी 4 दिन जब सुबह उठते हैं तो उसके रिचुअल्स अलग होते हैं। सुबह होने पर हमें स्वर को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से पैर रखना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है। स्वर को समझकर हमें काम करना चाहिए। तो हम अगर तीनों ये दिन के को जो है स्वर के हिसाब से हम काम करेंगे ना, स्वर जो है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो वो दिन हमारा अच्छा जाएगा। अब जो है सोमवार को आप जो है जो काम कर रहे हैं, मंगलवार को सेम काम करेंगे, तो दोनों के काम में रिजल्ट में डिफरेंस होगा, प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस होगा। क्योंकि जो अगर कोई काम आप सोमवार को करते हैं वो अच्छे हो रहा है, जब मंगल को कीजिएगा तो वो उतना अच्छा नहीं। आपको एक दिन मंगल को रोक देना, वो मंगल को काम नहीं करना, फिर आपको रेस्ट कर लीजिए, बुधवार को काम वो और भी अच्छे तरीके से होगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कंटिन्यू 3 दिन वो काम की। तो मतलब कि जो 3 दिन जो होते हैं, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इस दिन जो हम लोग काम करते हैं वो अलग है। वो यांग नेचर का है, मतलब पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सूर्य स्पर्श से जुड़ा हुआ है। और बाकी दिन जो हम लोग जो कर रहे हैं वो अलग नेचर का है। ठीक है। तो इस तरह से एक कंपैरेटिवली हम लोगों ने डिस्कशन किया इड़ाप और पिंगला के बीच में। अभी तक जो है हम लोगों ने सुषुम्ना के बारे में चर्चा नहीं की। ये सेम जो है आपको ब्रेन हेमिस्फेयर के हिसाब से यही बात जो बताई गई। ठीक है। अगर ब्रेन हेमिस्फेयर जो है, राइट और लेफ्ट में क्या अंतर है? लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है लॉजिकल होता है, कैलकुलेशन करने में, तर्क वितर्क करने में बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है उसमें हम लॉजिकल चीजें कर सकते हैं। मगर इसको ऐसे आप समझिए कि जब आपको कैलकुलेशन करने का काम होता है ना, तो उसमें लेफ्ट ब्रेन चलना चाहिए आपका, मतलब राइट सोच। ठीक है। लैंग्वेज, ग्रामर जो है सीख सकते हैं आप, अच्छी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपको इसमें बेहतर रहता है। ठीक है। और ये जो लेफ्ट ब्रेन, कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं। कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन जो है ज्यादा काम करता है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन है ज्यादा काम करता है। और इसके हिसाब से उनके व्यवहार में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये अंतर जो है क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति का दोनों ब्रेन एक जैसा एक्टिवेटेड नहीं होता है। जैसे आपके हाथ, दोनों हाथ एक जैसे सक्रिय नहीं होते हैं। जितनी अच्छी आपको जो है राइटिंग जो है राइट हैंड से बना लीजिएगा, लेफ्ट हैंड से आप नहीं बना पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गई, जब आप बनाने लगेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लेफ्ट से भी अच्छा कर लेंगे। ठीक है। लेकिन एक हाथ आपका ज्यादा चलता है, ये तो आप जानते हैं। तो उसी तरह एक ब्रेन आपका ज्यादा चलता है दूसरे से। तो लेफ्ट ब्रेन जब चलता है तो उसमें मैथ की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, कैलकुलेशन की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, और फिजिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, बॉडी में हीट बढ़ जाता है। ठीक है। और ग्रामर आप अच्छा बना सकते हैं, नक्शे आप अच्छे बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी डेटा को याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। और बॉडी का राइट पार्ट आपका ज्यादा बेहतर काम करेगा। मतलब जैसे लीवर है आपका बॉडी का राइट में, जब आपका लेफ्ट ब्रेन चलता है ना, तो ये राइट बॉडी पार्ट ज्यादा काम। ठीक है। लेफ्ट ब्रेन चलता है तो बॉडी का राइट पार्ट ज्यादा काम। जब लेफ्ट ब्रेन चल रहा है तो आपका बॉडी का राइट पार्ट मतलब लीवर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा? पता चलेगा नाक से।
लेफ्ट ब्रेन अगर ज्यादा एक्टिव है तो आपका नाक का जो राइट साइड है ना वो ज्यादा एक्टिव है। इसको आप ऐसे समझिए कि ब्रेन तो क्रॉस होता है, लेकिन अगर मेरा राइट बॉडी पार्ट ज्यादा चल रहा है ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, तो हमारा बॉडी में जो राइट में जो हिस्सा है वो ज्यादा एक्टिव है अभी। लेफ्ट नोज चल रहा है ज्यादा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब मेरे लेफ्ट बॉडी पार्ट में ज्यादा एक्टिविटी, मेरे लेफ्ट बॉडी पार्ट में ज्यादा एक्टिविटी है। ठीक है। जैसे अगर लेफ्ट ब्रेन चल रहा है तो हमारा जो है हार्ट ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट वाला लंग्स ज्यादा एक्टिव। और अगर राइट नोज चल रहा है तो राइट वाला लंग्स ज्यादा एक्टिव है, लीवर ज्यादा एक्टिव है, गॉल ब्लैडर ज्यादा एक्टिव है, अपेंडिक्स में ज्यादा एनर्जी। ठीक है। तो ये जो है आपका लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन, इसी के आधार पर, या एक वैज्ञानिक आधार हो गया आपका ना। जैसे कुछ लोग कहेंगे ये तो अ, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सच नहीं होता है। तो ये जो नॉलेज है इसका भरपूर साइंटिफिक बैकअप है। ठीक है। राइट ब्रेन जब एक्टिव रहता है तो बॉडी के एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिव होता है तो एटीट्यूड चेंज होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम लोग राइट स्वर और लेफ्ट स्वर से कर रहे हैं। अब इसमें उल्टा क्या है कि जैसे ब्रेन जो है बॉडी को कंट्रोल करता है ना, हम क्या है स्वर विज्ञान के द्वारा ब्रेन को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी हमें मैथ जो है बनाना है, अब हम देख रहे हैं मेरा लेफ्ट सांस चल रहा है, हम उसको बंद करके राइट सांस चला दें। ठीक है। तो जब लेफ्ट ब्रेन ये चल रहा है, अब हम मैथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा मैथ, और मैथ सभी बन जाएंगे। अभी हम पेंटिंग कर रहे हैं, अब पेंटिंग करते समय जो है हमको लगा कि नहीं थोड़ा अच्छा पेंटिंग बनना चाहिए, तो हमने क्या किया, अपना राइट नोस्ट्रिल जो है देखिए चल रहा है तो हमने इसको बंद करके लेफ्ट चलवा लिया। चलाने के बहुत सारे तरीके जो कि बताया जाएगा आगे। तो जब ये चलने लगा ना, ठीक है, तो हमारी जो है पिक्चर ज्यादा अच्छी बनने लगी। जबकि हम पहले जैसा ही बनाते, अभी हम राइट ब्रेन को एक्टिव, ये राइट ब्रेन को एक्टिव करके अगर हम पिक्चर बनाते उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन हमने लेफ्ट को एक्टिवेट कर दिया और हम अब एक पिक्चर बना रहे हैं, तभी अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब ब्रेन कंट्रोल होगा तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा? केवल श्वासों के द्वारा। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमारा स्वर जो है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। हम लोग सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पहले जान लेते हैं आज, पर इसके बारे में जानना जरूरी है। तो कीड़ा पिंगला के बारे में हम लोगों ने जो है काफी कुछ कहा, सुना, बात की। अब ये जो है, जो प्राइमरी नाड़ी है जो मूलाधार और सहस्त्रार को जोड़ता है, लेकिन ईड़ा और पिंगला जो है वो गोल गोल घूम के जो है आ रहे थे ना। ठीक है। जैसे ईड़ा और पिंगला जो है, ठीक है, ये इस तरह से गोल गोल ऐसे चक्कर लगाते हुए आ रहे थे। ठीक है। लेकिन जो सुषुम्ना है उसकी एनर्जी सीधे नीचे से ऊपर जाती है, एकदम सीधा, कोई टेढ़ा नहीं। सुषुम्ना नाड़ी सीधे नीचे से ऊपर जाती है, और ना ये राइट जाती है ना लेफ्ट, ये सीधे ऊपर जाती है। ये ब्रह्म नाड़ी भी कहलाती है, ये ब्रह्म नाड़ी भी कहलाती है।
ठीक। तो ये जो रास्ता है, यह मूलाधार चक्र को सहस्त्रार चक्र से जोड़ता है, ये नाड़ी। ठीक है। जब यह नाड़ी एक्टिवेट होते हैं तो सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। चक्र एक्टिविटी एक्चुअली होते क्या है, हम 7 चक्रों को जानते हैं अपने बॉडी में। तो यह जो नाड़ी जो है, इस तरह से जा रही है ना। ठीक है। एक नाड़ी इधर से, एक दूसरी नाड़ी इधर से। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन इसको समझ लीजिए। ये जो हिस्सा जो है ना, जहाँ ये नाड़ियां क्रॉस करती है, वहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसी को चक्र कहते हैं। ठीक है, ये नाड़ी जो है जहाँ क्रॉस करते हैं वहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसी को चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। ठीक है। तो ये जब सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सीधे नीचे से ऊपर की ओर जाती है ना, तो ये सभी चक्रों को क्रॉस करती है सीधा। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने का मतलब है कि ये आपके सभी चक्र एक्टिवेट हो गए। जब ये सभी चक्र यहाँ मूलाधार से लेकर ये सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो एनर्जी सभी चक्रों की बढ़ जाएगी। तब है ये आप जो यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होना है, अपने पूर्वजों से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, जो भी आपके देवता हैं, कुल देवी कुल देवता या फिर इष्ट देव है, उनसे कनेक्ट होना है, तो आपको यह सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करनी है। तभी इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप जुड़ सकेंगे। ठीक है। अब जो है सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ, आपके सभी चक्र एक्टिवेट हुए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना जरूरी है। आध्यात्मिक ऊर्जा जो है आपको इससे मिलती है। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट होगा तो वह यूनिवर्स से कनेक्ट होगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगा। जब आपके चक्र ब्लॉक होते हैं ना, जैसे ये बीच में जो चक्र ये ब्लॉक हो गए, तो एनर्जी ऊपर नहीं जा पाएगी ना। चक्र ब्लॉक हो गए तो एनर्जी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट नहीं है, इसका मतलब आपके चक्र ब्लॉक है। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का मतलब आपके वो चक्र के ब्लॉकेज भी दूर होंगे। यह जो है आप समझ सकते हैं। ठीक। ओके। तो अब ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझें। ये जो है ना रीढ़ मूलाधार, मतलब रीढ़ की हड्डी से सीधे ऊपर सहस्रार तक एक पाइप है, ये एक पाइप। ठीक है। जो बीच में ये पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप जिसको हम लोग कहते हैं सुषुम्ना। लेकिन ये सिंगल लेयर पाइप नहीं, तो ये इसमें इस पाइप के अंदर भी एक पाइप है, इस पाइप के अंदर भी एक पाइप है।
ये भी एक नाड़ी है, मतलब इस नाड़ी के अंदर भी एक नाड़ी है जिसको कहते हैं वज्र नाड़ी। ठीक है। और उसके भीतर भी एक नाड़ी है जिसको चैत्रनी नाड़ी कहते हैं। उसके अंदर भी एक नाड़ी अंदर में जिसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। 299 रुपीज। ठीक है। तो ये जो है नाड़ी के अंदर नाड़ी होती है, लेकिन हम लोग केवल सुषुम्ना नाड़ी को समझते हैं कि हाँ भी ये एक है। ठीक है। तो और भी नाड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। ये सभी नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं तब जाके सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन कहलाता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन कहलाएगा जब ये सभी नाड़ियां एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में। अब जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के हिसाब से हमने तो डिवाइड कर दिया कि हमारा लेफ्ट स्वर जो है हमारा राइट ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा राइट स्वर है लेफ्ट ब्रेन के साथ जुड़ा। अब ये सुषुम्ना किसके साथ जुड़ी हुई है और सुषुम्ना जागृत होने का मतलब क्या होता है? तो हमारा ये दोनों जो ब्रेन है ना, लेफ्ट राइट, ये तो दो नाड़ी ईड़ा पिंगला के साथ कनेक्टेड हो गया। राइट जो है ईड़ा के साथ और लेफ्ट जो है पिंगला के साथ कनेक्टेड। लेकिन ये दोनों जो है ना, इसके बीच में एक हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कॉर्पस कोलेजन। कॉर्पस कोलेजन। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो मानसिक क्षमता है ना, जैसे देखिए अब ये दोनों ब्रेन के हिस्से जुड़े हुए हैं, दोनों ब्रेन के हिस्से जुड़े हुए हैं। अब जो है कि यह इतना हिस्सा कनेक्टेड है। ठीक है। तो क्या है कि इस ब्रेन से इस ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। और यह एक पुल है, बीच में एक पुल है, ये कॉर्पस कोलोसम क्या है, एक पुल है। ये कॉर्पस कोलोसम क्या है, एक पुल है। अगर ये पुल लंबा होगा ना, अगर ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए तो इधर से इधर जो इंफॉर्मेशन जा रहा है इजिली जा सकेगा। अगर इजिली जा जितना इजी जाएगा ना ये ब्रेन दोनों, उतने ही बेहतर काम करेंगे। ये दोनों ब्रेन के हिस्से जो हैं काम करेंगे उतने। ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेन का सिंक होना। दोनों अलग अलग है, ये सिंक हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी क्या है कि मैंने दो मोबाइल लिए। तो पहला जो मोबाइल था उसमें मैंने जो जीमेल डाला था उसको डाला, दूसरे मोबाइल में भी सेम जीमेल अकाउंट है। अब इससे क्या हुआ कि जो पहला मोबाइल में मेरा जितना कांटेक्ट था ना, दूसरे मोबाइल में भी चला गया। दूसरे मोबाइल में भी सेम कांटेक्ट चला गया। क्यों? क्योंकि ये सिंक हो गए। क्या हो गए? दोनों मोबाइल सिंक हो गए। सेम इंफॉर्मेशन दोनों में आ गया। सेम इंफॉर्मेशन जो मेरा पहला मोबाइल में इंफॉर्मेशन है वही दूसरे मोबाइल में भी चला गया। दोनों अलग अलग डिवाइस है लेकिन आपस में सिंक हो गए, एक इंफॉर्मेशन दूसरे में देख सकते हो। तो सेम जो राइट ब्रेन का इंफॉर्मेशन जो है जब लेफ्ट ब्रेन में चला जाता है ना, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि वो सिंक हो गया। दोनों आपस में इंफॉर्मेशन सिंक हो गई। तो ये इसके लिए तो जरूरी है कि अगर ये सिंक हो जाता है तो हमारी मेंटल पावर जो है ब्रेन की बढ़ जाती है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी शक्तियां बढ़ जाती है। तो ये ब्रेन का सिंक होना होता है। उसके लिए ये कॉर्पस कोलोसम है ना, ये ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और थोड़ा चौड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा और लंबा हो जाता। ठीक है। तो अब इसको लंबा तो नहीं कर सकते हैं,
हालांकि कुछ केस में ये लंबा भी होता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन इससे इसमें जा रहा है वो ज्यादा आसानी के साथ जाए, ज्यादा आसानी के साथ जाए, तब इंफॉर्मेशन जो है सिंक होगा। जब कॉर्पस कोलोसम एक्टिव होता है उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ठीक है, अब कब एक्टिव होता है? अब जो है 45 मिनट 60 मिनट तक, 1 घंटा ले लेते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है कई बुक्स के अनुसार। ठीक है, 1 घंटा जो है ये लेफ्ट साइड एक्टिव रहता है, तो आपका राइट नोस्ट्रल से पिंगला नाड़ी चल रही है। अब दूसरे घंटा ये राइट ब्रेन एक्टिव होता है, तो आपका लेफ्ट नाड़ी चल रही है। ठीक है, तो 1 घंटा लेफ्ट चलता है, 1 घंटा राइट चलता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब ये शिफ्ट होते हैं ना तो 5 मिनट का इसमें गैप होता है, एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में एक्टिविटी हो रही होती है ना, तो 5 मिनट का एक गैप होता है। ठीक है, ये गैप जो 5 मिनट का होता है, जिसमें ये दोनों हिस्सा एक्टिव नहीं होता, ये बीच का हिस्सा होता है एक्टिविटी, मतलब इससे एक्टिविटी ट्रांसफर होकर इसमें आएगी। तो जो उस समय 5 मिनट का एक विंडो मिलेगा, गैप मिलेगा, उस समय ये कॉर्पस कोलोसम जो है एक्टिव हो जाएगा। कॉर्पस कोलोसम जब एक्टिव हो जाएगा ना ये बीच में, ठीक है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, उस समय दोनों नाक के छेद से सांस चल रहा है, उस समय दोनों नाक के छेद से सांस चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे एक थीटा ब्रेन वेव्स या थीटा मेडिटेशन करके जो है मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि हम ये सुषुम्ना नाड़ी जब ये ट्रांसफर होता है ना, जैसे सुषुम्ना नाड़ी चल रहा होता है, उसमें थीटा ब्रेन वेव्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम चेक करके बता सकते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ से, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। उससे ब्रेन की एक्टिविटी को हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी चलने का मतलब है कि आपका राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन दोनों काम नहीं कर रहा है, दोनों ट्रांजिशन फेज में है। एक ब्रेन से इन्फो एक्टिविटी जो है दूसरे ब्रेन में जा रही है, और इस दौरान जो है 5 मिनट का विंडो है जिसमें आपका कॉर्पस कोलोसम एक्टिव है। तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी जब चल रहा है तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों तरह के काम आपको आपको काम नहीं करना उस समय, वेट करना है। 5 मिनट का एक फेज है, 5 मिनट में आपका जो अंतर चला जाएगा, क्योंकि यह जो समय है, इस समय आपका ब्रेन जो है ट्रांजिशन फेज में होता है, और लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है ना, तो उसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का अगर ये जो बैलेंस है बिगड़ेगा ना, तो उसका जो मसल्स है उसका भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। या फिर आप कोई अच्छा डिसीजन ले रहे हैं तो इस समय नहीं लेना है, क्योंकि आप ना लॉजिकल ब्रेन में है ना इमोशनल ब्रेन में, अभी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में। उस समय आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है उस समय कोई आपको डिसीजन नहीं लेना, वो गलत होगा, क्योंकि आपका ब्रेन कोऑर्डिनेशन गलत है। आप कोई काम कर रहे हैं वो सही से नहीं होगा, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लीजिए जब तक आपका सुषुम्ना चल रहा है। ठीक है, जब आप ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं उस समय जब आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई लॉजिकल इमोशनल काम नहीं करते हैं, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलना चाहिए। इससे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, आपके एनर्जी सभी चक्र एक्टिवेट होंगे। तो जब आप ध्यान लगाते हैं उस समय आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके तरीके होते हैं, हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं उसके। अब जो है एक नॉर्मल पर्सन जो होता है
उसके ब्रेन को देखा गया। जब उसका एक पार्ट चल रहा था, ब्रेन का एक पार्ट चल रहा था, अब उसमें क्या है ना, उसको मेडिटेशन फेज में लाया गया और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट किया गया। ठीक है। तो देखिए, इसकी एक्टिविटी एक साइड थी, एकदम लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, फिर एक्टिविटी बीच में आई मेडिटेशन के थ्रू, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी पूरी बढ़ गई बीच में। तो ईईजी के द्वारा जो है इसको मैप किया गया ब्रेन को। तो देखा गया कि सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो हमारा बीच का जो हिस्सा है ना, जो रेड यहाँ पे रेड कलर में शो कर रहा है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है। और जब होगा तो आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है ना, मतलब कि मिलकर एक हो जाएगा। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन आप कीजिएगा तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन मिलकर एक सिंगल ब्रेन को कोहेरेंस क्लियर करते हैं, कोहेरेंस करते हैं। राइट लेफ्ट ब्रेन कोहेरेंस इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन से आपके चक्रों पे एनर्जी मिलती है। जिस समय आप एक्टिवेट करते हैं उस समय तो कोई काम नहीं करना होता, लेकिन उसके बाद जो है आप जो काम करते हैं उसमें क्लैरिटी। ठीक है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट जब होगा ना तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आपका बराबर काम करने लगेगा, मतलब लॉजिकल और इमोशनल दोनों काम एक साथ कर सके। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन के बाद जो है आप लॉज इमोशनल लॉजिकल हो जाते हैं, मतलब आप में इमोशन भी है और आप में लॉजिक भी है। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करने के से क्या होगा, आप इमोशनल भी रहेंगे और लॉजिकल भी रहेंगे, दोनों ब्रेन आपका काम करेगा। अदरवाइज एक ब्रेन एक साथ में काम करता है। ठीक है। तो दोनों ब्रेन को एक साथ काम करने की क्षमता अगर आपको डेवलप करनी है, दोनों ब्रेन का मैक्सिमम यूज करना है, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन करना चाहिए। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है तो उस समय क्या है ना, आपको ध्यान ही लगाना, तो कोई खास काम नहीं करना था। और इस समय अगर आप जो है कोई अफर्मेशन करेंगे तो वो हो जाएगा सच। कोई अफर्मेशन करेंगे तो वो सच हो जाएगा। तो इसलिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट जगह होती है, उसके बाद जो है आप अपने मन में जो है कुछ सोचते हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाए, हो जाता है, हो जाता है। लिख के रखिए, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद उसको विजुलाइज कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के क्या काम है, और काम को एक बार कंपेयर कर लेते हैं तीनों को अंत में, है ना। जब चंद्र चल रहा है तो लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, पिंगला चल रहा है तो राइट सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, और जब सुषुम्ना चलती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। ठीक है। तो ये तीनों में एक कंपेयर एक्चुअली हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। सुषुम्ना नाड़ी जब होती है ना तो आप प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रेजेंट में जियो। गीता पढ़ लिया आपने, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं करेंट टाइम में जियो, प्रेजेंट में जियो। बहुत सारे लोग आपको भाषण देके चले करंट में जियो, कैसे जिए करंट में। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए, तब आप प्रेजेंट में जीने लायक हो जाएंगे। करंट में जीना मतलब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना। ठीक है। राइट नोस्ट्रिल मतलब एक्टिविटी, लेफ्ट नोस्ट्रिल मतलब इमोशन। सुषुम्ना नाड़ी मतलब कोऑर्डिनेशन, हायर एनर्जी लेवल, हायर अवेयरनेस। तो ये तीन तरह की नाड़ी, हर नाड़ी का अलग अलग काम है। हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति को कब्ज होता है, किसी व्यक्ति को कब्ज रहता है, तो जब आप शौच के लिए आते हैं तो आपका राइट शौच चलना चाहिए।
ये रूल हो गया। लेकिन कहते हैं कि सर मेरा तो कब्ज जो है, बैठे रहते हैं, बहुत समय लग जाता है। सिंपल सा रूल को फॉलो करें। जब आप शौचालय के लिए जाएं, शौच के लिए जाएं, राइट स्वर चला लें, उसके बाद बैठिए। तरीके हैं बहुत सारे स्वर को चलाने के, जो बताया जाएंगे। आप 10 दिन ये अभ्यास कीजिए, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जितना प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए। दवा खा रहे हैं, सब पे असर कर रहा है, हम पे असर नहीं कर रहा है। सेम दवा खाकर लोग ठीक हो गए, हम खा रहे हैं सब लोग। जब दवा खा रहे हैं, राइट स्वर चला लीजिए, लेफ्ट बंद कर लीजिए, उसके बाद दवा खाइए। वही दवा आपको असर करने लगी जो अभी तक असर नहीं कर रही थी। तो गुस्से में आपके पास आ गया, तो जो आपका सांस चल रहा है, पूर्ण स्वर जो है आपका, पूर्ण स्वर में अंतः कुंभक कर लीजिए, सांस को रोक लीजिए। जो गुस्से में आया था शांत हो जाएगा। आप स्वर को जब चेंज करते हैं, जब स्वर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक चीज और सुनिए, हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। क्या? मिरर न्यूरॉन्स। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जब आप किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसकी तस्वीर आपके मिरर न्यूरॉन्स में छप जाती है। और मिरर न्यूरॉन का मतलब एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप आईने के सामने खड़े हो गए, तो जो आप है वही आईने में दिखेगा ना, मिरर हो जाएगा। उसी तरह मिरर न्यूरॉन काम है मिरर करना। मतलब अगर ये मिरर न्यूरॉन जो है आपके, ठीक है, अगर आप अ, किसी व्यक्ति को रोता हुआ देखते हैं, तो उसका रोना आपके मिरर न्यूरॉन में छप जाता है। और उसमें जो रोने वाली जो इमोशंस हैं, वो जैसा इमोशन दिखेगा सामने, उसी तरह का इमोशन पैदा कर देगा। तो किसी व्यक्ति को हंसते हुए देखने से आपको भी हंसी आ जाती है, किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हुए आपको भी रोना आ जाता है, किसी को दुख में देखते हुए आपको भी दुख आ जाता है। इसका मतलब आपका वो मिरर न्यूरॉन है जो उसको कॉपी कर देता है। तो आप जिस चीज को देखते हैं ना, उसकी फीलिंग आपके भीतर आ जाएगी। और ये भी सही है कि आप अपनी फीलिंग भी किसी को कॉपी करके दे सकते हैं। कोई व्यक्ति रो रहा है, आप स्माइल कर दिए, एक जेन्युइन स्माइल है, उसके मिरर न्यूरॉन में जाके छप जाएगा। और ये स्माइल हो सकता है वो स्माइल करने लगे। सिंपल साइंस, मिरर न्यूरॉन्स। और ये साइंस बताता है कि आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और किसी व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं केवल देखकर। स्वर विज्ञान में इस सिद्धांत का उपयोग करके वशीकरण जो है के सिद्धांत डेवलप किए गए। वशीकरण मतलब कि दूसरों को अपना इमोशन दे देना। उसी तरह आपका जो राइट ब्रेन जो है ना, सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड से। और जब आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है, माइंड है, उसमें एक नई चीज डेवलप होती है, उसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब कि हम जो हैं अपने स्वर का उपयोग करके हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आपके साथ है, आप उसके माइंड से जुड़ सकते हैं, दोनों का माइंड एक हो गया। और आपके दिमाग में जो बात है, आपके दिमाग में जो बात है उसके दिमाग में चली जाएगी। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप करने से।
और इसके लिए कलेक्टिव कॉन्शसनेस को डेवलप करने ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट किया जाता है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस डेवलप करने। जब आप ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करके कोई मन में बात की प्रतिज्ञा लेते हैं, वो हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। तो आप सीखेंगे कि किसी बात को आपने किसी चीज का प्रण लिया है, उसको आप चाहते हैं, कोई आप चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हम उस चीज को पूरा करें। आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं इन नाड़ियों का यूज करके, जिसके बारे में हम लोग आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, नाड़ी रिलेटेड टू चक्रा। ठीक है, जो चक्र है, ठीक है, वो नाड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी नाड़ियां हैं वो चक्रों से कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि जब नाड़ियां जो है मूव करती हैं, नाड़ियां जैसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से ये नाड़ी इस तरह से जा रही है, एक्चुअली इस तरह जाती नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से करते हुए जाती है। ठीक है, इस तरह से इधर से नाड़ियां इस तरह से गई। तो ये इनका जो ये इंटरसेक्शन का जगह है ना, जहां पर ये आपस में टकरा जाती है, उसी जगह सबसे ज्यादा एनर्जी सेंटर होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उस जगह। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी? जहां पर ये नाड़ियां आपस में क्रॉस करें। तो आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे नाड़ियों के थ्रू। ठीक है, महीने में 2 बार, जब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है, उस दिन एक दिन 4.5 घंटे का एक प्राणायाम है। अगर उसे आप कर लीजिएगा तो 15 दिन तक कोई भी दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। अगर किसी भी पक्ष का स्टार्ट होते इस समय, प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन, ऐसा नहीं कि दुर्घटना खत्म हो जाएगी, दुर्घटना खत्म कभी नहीं होगी, लेकिन जहां हाथ पैर टूटने जैसा संयोग बन रहा था, वहां सिर्फ खरोच लगी। तो यह आपको बताया जाएगा किस तरह से आप पूरे 15 दिन के लिए, ठीक है, अपने स्वर को कंट्रोल करके अपने काल को कंट्रोल कर सकते हैं। काल, टाइम, डेस्टिनी, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग समझेंगे इसको। ऐसे नाड़ी बैलेंस करने का तरीका है, नाड़ी शोधन है, कपाल भाती, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम जो करने से नाड़ी बैलेंस हो जाती है। स्वर योग में बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग जानेंगे, और मंत्रों के द्वारा भी हम अपनी नाड़ियों को प्योरीफाई कर सकते हैं। हर चक्र के अलग अलग मंत्र हैं, ये आप सीखेंगे। तो ये आज जो क्लास हुई, इसमें एक्चुअली क्या है, आपको एक ग्लिम्स मिला कि क्या हम लोग चक्र के बारे में जो जान रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो चक्र के बारे में जान रहे हैं, ये पहला क्लास था, और ये 5 दिन का नहीं होगा, 5 दिन से ज्यादा का होगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि कंटेंट 5 दिन में क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए 10 दिन रहेगा क्लास। जितनी चीजें बोली गई हैं कि ये सब बताएंगे, तो बताएंगे तो जरूर, थोड़ा समय ज्यादा लग जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट नॉलेज आपको दें और आपको प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है, आप लोग को ओपन कर दिया गया है। सर इसकी क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग हमेशा हमारे क्लासेस की मिल जाती है, हमेशा। अच्छा। ठीक है, एक ग्रुप है, उसमें हाँ। रिकॉर्डिंग आपको डेली मिल जाएगी, तो इसका मेन ग्रुप। सर मैंने सर तो मुझे अब ये पे कर दिया, तो आप मुझे मेन ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मेन ग्रुप का लिंक मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, दे दिया सर जाएगा। एक क्वेश्चन है सर। जैसे आपने बोला पीडीएफ वगैरह। सबकॉन्शियस,
हाँ बोलिए, क्या करके बोलिए। सबकॉन्शियस माइंड राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हम्म। मतलब हम अगर ईड़ा नाड़ी में कुछ एफर्मेशन करते हैं तो मैनिफेस्ट होते हैं। यस। और सर वो आपने कुछ बताया शुक्ल पक्ष, और कौन सा पक्ष बोला सर आपने? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। शुक्ल एंड कृष्ण कृष्ण। पक्ष। सर वो कब शुक्ल पक्ष कब होता है और कृष्ण पक्ष कब होता है? कल हम लोगों ने किया था ना, आपने नहीं किया। हम लोगों ने कल किया था, प्रतिपदा का दिन जो है ना छूट गया था, तो कल हम लोगों ने उसके लिए थोड़ा सा चेंज करके कर लिए। तो आप नहीं था, आप एक्टिव रहिएगा तब ना, आपको उस मेन ग्रुप में तो नहीं आप हैं सर, ही नहीं। मैं सवेरे मॉर्निंग में वो लिंक ढूंढते ढूंढते थक जाता हूँ सर। मुझे सही में नहीं पता चलता, और फिर मैं मैसेज डालना भी छोड़ दिया, क्योंकि आप गुस्सा ये हो सुनिए, जाते हैं। ये सब जो है ना, ये सब तो बकवास मत ही कीजिए। एक ही ग्रुप है, उसी को ज्वाइन करना है, और उसमें भी आपको मतलब कि हम सुबह में आपको घर पे आके उठा दें। नहीं नहीं सर, बट कौन सा ग्रुप है? मैं वो 13 वाला जो है वो बंद हो गया सर ग्रुप। हाँ, तो फिर मैं मेन का बहुत सारे ग्रुप सर्च किए, पता नहीं चल रहा है सर मुझे। अभी सॉफ्ट देखता हूँ स्किल मैं क्लब वो। में, सॉफ्ट स्किल क्लब में मेन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके। सर सर ये पीडीएफ शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा रहती चलिए है तो क्या, या अमावस्या? आप जो है ना, सुनिए, पहले ग्रुप में मैसेज डालिए, ठीक है, हाँ हाँ। और इन लोगों को बोलने का मौका दीजिए। ओके। सर सर इसका पीडीएफ क्या चार्ज रहेगा? क्या? पीडीएफ इस कोर्स का क्या चार्ज रहेगा? इस कोर्स का चार्ज 399 हो गया, क्योंकि कल तक तो था 299। अभी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट 30 लोगों के लिए 299 था, अभी ये 399 हो चुका है। सर हमें पता ही नहीं चला, कल 229 था। पता नहीं चला तो ऐसे भी, अब कोर्स का फी 30 लोगों के लिए ही 299 था, कोर्स का फी 399 ही है, ठीक है। और ये ओके। कंप्लीट कोर्स है आपका। इसमें हम एडवांस भी कवर कर रहे हैं, नॉर्मली एडवांस कवर नहीं करते लोग, लेकिन हमने एडवांस बेसिस दोनों कवर, ठीक है। और ये 5 ही दिन का नहीं रहेगा, ये 10 दिन तो हो ही जाएगा, ठीक है, अगर सभी जो टेक्निक सही से आए। और स्कैनिंग वाला भी, देखिए और स्कैनिंग का वो ग्रुप है ना, उसमें ये शामिल है, ठीक है। सर ये, पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ देखिए, पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब मिलेगा। हाँ ओके सर, ओके सर। क्योंकि होता क्या है ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पीडीएफ स्टार्ट में दे दिया जाए तो। हाँ यस और सर, यू आर राइट दूसरा, सर। हाँ, और दूसरा जो है ना, हम पीडीएफ शुरू में बनाते ही नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। ओके सर। हम क्लास लेते हैं, और क्लास लेने के पहले 2 घंटा 3 घंटा बैठ के जो कंटेंट को सोचते हैं, फिर उसको प्लान करके पीडीएफ तैयार करते यस सर, यस यस सर। हैं, है ना। क्योंकि एक बार सर पीडीएफ देख लिया ना, तो रिकॉर्डिंग तो उसको मिल चेंजेस जाएगी करके ना? क्या? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग हमेशा से ही, मतलब हमारे जितने भी कोर्स होते हैं ना, सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाती ठीक है, इसी ग्रुप में आएगी? है। नहीं, उसका अलग ग्रुप है ना, जो मेन ग्रुप है उसमें आएगी। हाँ, मेन वाले ग्रुप में ही। हाँ, मेन ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके। जी हाँ, ये एक प्रश्न था मेरा। ये बोलिए। 11 से 15 अप्रैल तक के लिए ये बनाया गया है, और जिसमें दो 299 या 399 हम लोगों ने जमा किए हैं। ठीक है। तो अभी जो अब 5 डे को बदल के 10 डे कर रहे हैं, तो हम्म। कुछ हम लोग को भी पकड़ से निकलना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से, अब देखिए इसमें क्या है ना, स्वर विज्ञान बहुत ही डीप नॉलेज है, ठीक है। ऐसे तो 5 दिन में हम क्लास अगर 2-2 घंटा भी ले लें तो चल जाएगा काम, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमको संतुष्टि मिलेगी जब तक हम टोटल जो हम जानते हैं वो ना आपको बता देते। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 2-4 दिन और बढ़ जाएगा, लेकिन हम जो देना चाहते हैं वो आप लोग उसको ग्रहण कीजिए, ठीक है, कोई चार्जेज नहीं अलग से, ठीक है। जी हाँ, चार्जेज भी बोलिएगा तो सबके लिए बोलिएगा, सब कुछ देंगे। मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ। हाँ देखो, कोई चार्जेज नहीं है, कोर्स का चार्ज 399 हो गया, तो अब ये 399 ही सबके लिए पेबल है, ठीक है। जी धन्यवाद। सर सर, मुझे ये पूछना था
जो हमारे चक्रास ब्लॉक हैं वो आप बताएंगे ना हमको कैसे खोलते हैं करके? आप सुबह में क्लास को ज्वाइन करते हैं क्या? नहीं सर, मैंने कभी किया नहीं है। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपने सुनिए मुझे ये 5 to 7 का बोला है, तो क्या डेली कोई भी ज्वाइन कर सकता है वो क्लास? नहीं, पेड मेंबरशिप के लिए है। ओके। देखिए सुबह सुनिए, ये जो हम्म। क्लास है ना, जो आपको अभी बताएं ये सब, हाँ ठीक है, हम हाँ। लोग डेली 2 घंटा मेडिटेशन करते हैं और प्रैक्टिस करते अच्छा, तो हैं, है ना। उसका क्या चार्जेस अलग है सुबह वाले का? चार्जेस उसके अलग हैं, लेकिन ओके। अगर आप 499 पे करेंगे ना, तो 1 महीने का प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, प्लस ये जो कोर्स है ये भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। हम बताते हैं इसको एक्चुअली इसमें क्या है। हम लोग सुबह में 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ मुझे मालूम है, 5 to 7 आपने एक बार बोला है मुझे। सुबह हाँ, थोड़ा उठ नहीं पाते हैं 5 बजे, इसके लिए थोड़ा मैंने आपको पूछा था दूसरा कोई सेशन है, तो आपने बोला नहीं, एक ही हाँ। सेशन रखते हो 5 से 7 का। तो एक्चुअली क्या है ना, वो 499 फी है, 1 महीने का कोर्स है, ठीक है। हम्म। इसमें 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन क्लास ओके। हो चुका है। डेली अच्छा। प्रैक्टिस क्या करते हैं, जैसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करना हुआ, चक्रों को एक्टिवेट करना हुआ, प्लस हम लोग टेलीपैथी की प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे माइंड रीडिंग जिसको आप करते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस। हाँ हाँ, आपने बताया था यार। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस ओके। सुबह में 2 से ढाई घंटे लोग सुबह में हम लोग जो करते हैं ना, हाँ ठीक हाँ है, तो हाँ। एक पूरा 1 महीने का पैकेज है जिसका नाम है 499। ठीक है, ओके। हाँ। अगर आप हाँ। ज्वाइन करना चाहिएगा तो फिर हम उसके बारे में देखते हैं क्या सर, करना है। एक्चुअली अभी मेरा 6 से 6:30 चलता है, और 7 से लेके दूसरा एक सेशन चल रहा है। जैसे वो खत्म हो रहे हैं अभी, नवरात्रि के बाद सब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ठीक मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, तो आप ये दोपहर वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। हाँ, ये ज्वाइन किया है मैंने। और दूसरा मुझे आपको पूछना था, आपने अभी जो बताया मुझे, जब गुस्से में सामने वाला इंसान रहता है तब कौन सा स्वर स्टार्ट करना चाहिए, वो मेरे को स्वर नहीं मालूम पड़ा। वो आपको क्लास में बताया जाएगा आगे। ओके। अभी अभी क्लास, यही क्लास में बताओगे ना आप मुझे? हाँ, तो ये जो दोपहर का क्लास जो अभी चलेगा ना, ये बताइएगा। और आप लोगों को क्या टाइम सुटेबल लगता है आप हमें बताइएगा, हम ग्रुप में एक पोल डाल देंगे, जो टाइम आपके लिए हम्म। सुटेबल रहेगा उसी टाइम पर जो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात। हाँ। तो एक डिस्कशन के लिए हम लोग पोल डाल देंगे। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ। तो जिनको टाइम सुटेबल लगता सर है वो मेरा एक बताइए। सवाल सर एक बोलिए। सवाल मेरा ये है कि जैसे मैंने 299 पे कर दिया है और आप बोल रहे हैं कि 499 में 1 मंथ का मिल जाता है, तो क्या 200 और पे करके 499 का वो पैकेज मिल सकता है? आप मेन ग्रुप में है ना? सर अभी आपने मुझे मेन ग्रुप में नहीं रखा। तो आपने पेमेंट नहीं किया हो कर तो दिया नहीं मैंने, मिला। आपको व्हाट्सएप भी भेज दिया मैंने, आपको दीपक राज मुर्दा के उसमें पर्सनली आपको व्हाट्सएप कर दिया है मैंने। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं उसमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, देखिए सुबह जो क्लास है ना, उसमें ये जो हम लोग चीज बता रहे हैं ना, हम लोग डेली करते हैं। जी ठीक है, सर, मैं भी उसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बट चाहिए सर ना। आप थोड़ा सुबह की जगह पे थोड़ा बाद में नहीं रख, आई नो सुबह का टाइम एक अलग ही टाइम रहता है, बट पॉसिबल है क्या देखिए थोड़ा? ये जो हम यहाँ बता रहे हैं ना, स्वर विज्ञान हम्म। का, हम हाँ। आपको प्रैक्टिकल कराएंगे दोपहर को भी 3 बजे। ठीक है, ओके। हाँ हाँ। लेकिन क्या है ना कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि हो सकता है 2 दिन 3 दिन करा दें, लेकिन जो हम लोग सुबह में करते हैं ना, वो जो एनर्जी उस समय मिलती है वो किसी हम्म। दूसरे समय नहीं मिलती। हाँ ये बात मानते हैं, बात सही है। ठीक है, उस समय इतनी एनर्जी होती है हम लोग में, केवल देख के लोगों का एनर्जी हम लोग मतलब बढ़ा सकते हैं। किसी के थर्ड आई को एक्टिवेट करना देख कर हम लोग के लिए उस समय बहुत ही ईजी होता है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, 2 घंटा डेली मेडिटेशन कीजिए। और देखिए स्वर विज्ञान क्या है ना, स्वर विज्ञान को आप एक कोर्स के तौर पे नहीं देखिए, आपके जीवन का तरीका। ठीक है, जैसे पानी पीते हैं, पानी पीते समय स्वर चेक कीजिए कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चलना चाहिए। अगर आप राइट चल रहा है तो उस पानी का जो फायदा आपको नहीं मिलेगा। छोटी सी चीज है ना। पैर आप धरती पर रख रहे हैं,
सुबह उठे तो कौन सा पैर रख रहे हैं, कौन सा साइड आप देख रहे हैं, सब कैलकुलेशन है, एकदम कैलकुलेशन है। हमने कहा है डायबिटीज भी आप ठीक कर सकते हैं, हेयर फॉल को तो, ठीक कर सकते तो हैं। ये सब आप हमको सुबह वाले ग्रुप में बताओगे? नहीं नहीं, ये इसमें हम बताएंगे। सुबह में बताएंगे देखिए, ना? हाँ। सुबह में टफ प्रैक्टिस होती है। देखिए सुबह में बहुत ही मजेदार, 2 से 2.5 घंटा किसी को, अभी 10 मिनट मेडिटेशन किसी को कहिए करने के लिए तो नहीं कर पाते, है ना। सही है। और हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। हेलो। सर मुझे दो एक ढाई पूछना घंटा था। मेडिटेशन। देखिए जिनको, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, जिनको बोलना के लोग ही बोलिए। 2 से 2.5 घंटा मेडिटेशन जो है इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं।